स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे बच्चे। तो आज की क्लासेस में हम लोग है ना थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? थंब रूल के बारे में। बच्चे मैं पढ़ा रहा था जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो मैं बार बार यूज़ करता था थंब रूल। क्या है थंब रूल? का मतलब होता है एक एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस। क्या? एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस। तो बच्चे एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस कहने का मतलब अगर एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जाए तो क्या होगा? यही होगा कि किसी आप अगर मान चलिए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उस नंबर ऑफ बिल्डिंग बनाने में खर्च जो आ रहा है उस खर्च का आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि मान लीजिए 5 मंजिल बनाएंगे तो 1 लाख रुपया लगेगा, या फिर जो भी लगे 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, जो भी लगे आपके पास उसका एक रूल होता है, एक प्रकार का है ना अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है। मतलब कि मान चलिए कि रामू काका, श्यामू काका और है ना रामू काका, श्यामू काका और जाके मिल गया एक और, ये तो दिख नहीं रहा है जी। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 3 पर्सन की बिल्डिंग है। एक है श्री रामू जी की, है ना। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश मीडियम, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट इट ऑन इंग्लिश। So this is Ramu's building, somewhere here, right? Somewhere here, and this is the Shyamu's building, Shyamu's building, Shyamu's building. This is the Ramu's building, somewhere here. This is, and this is Ramu, Shyamu, हाँ. और ये राजू. What this? This is Raju's building here, somewhere here, right? And if we are talking about these 3 building, 1 building 2 building 3, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3 के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं अभी समझ रहा हूँ कंसेप्ट क्या, थंब रूल क्या है। क्या समझ रहा हूँ बाबू? थंब रूल क्या है, थंब रूल क्या होता है, मैं ये समझ रहा हूँ। तो बच्चे ये बताइए, मैं अगर रामू का बिल्डिंग बनाया 5 मंजिल का, श्यामू का भी बिल्डिंग मैंने बना दिया है 5 ही मंजिल का, इसका भी बना दिया मैंने 5 ही मंजिल का। तो बच्चे आपको पता होगा कि ये जो रामू का बिल्डिंग है 5 मंजिल का, उसको बनाने के लिए मैं मान चलता हूँ 1 लाख नहीं 4 लाख रुपया लगे हैं, है ना। 4 लाख या कहो, है ना 4 लाख रुपया लगेगा इसमें, मैं मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि इसको बनाने में 4 लाख लगे, इसको भी बनाने में 4 लाख लगे, 4 लाख लगे, इसको भी बनाने में 4 मान लेते हैं, इसमें बनाने में 4.1 लाख लगे ना, इसको बनाने में मान लेते हैं 4.2 लाख लगे ना। तो बताओ 4 लाख इधर लग रहा था, 4.1 लाख इधर लग रहा था, 4.2 लाख इधर लग रहा था। कहने का मतलब है बच्चे 4 लाख ये लग रहा था, 4,10,000 रुपये ये लग रहा था, 4,20,000 रुपये इसमें लग रहा था। लेकिन जो काम इसमें हो रहा है सेम काम इसमें हो रहा है, सेम काम इसमें हो रहा है। कहने का मतलब है थोड़ा सा रेट में फ्लक्चुएशन है, अब थोड़ा सा क्या बच्चे, थोड़ा सा उसके वैल्यू में फ्लक्चुएशन है। तो जब थोड़ा सा वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में जो आदमी इस काम को करेगा, इस काम को करेगा और इस काम को करेगा, तीनों काम को करेगा, तो उसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि अगर मैं 5 मंजिल का बिल्डिंग बनाऊंगा तो समहाउ लगभग 4,10,000 रुपया, 4,05,000 रुपया, या इसी अप्रॉक्सीमेट आइडिया में वो आइडिया देगा। नहीं कहेगा कि श्यामू का बिल्डिंग 5 लाख रुपये बनेगा था, 5 लाख रुपये का बना था चूँकि वो 5 मंजिल का था। तो इस प्रकार से उसके पास एक एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस हो जाता है, एंड दिस एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस इज नोन एज द थंब रूल इन एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड everywhere in civil engineering or another streams like another engineering also. The meaning of thumb rule is only the experience based analysis, right बच्चे? experience based analysis, right? तो आपको थंब रूल से समझना है कि एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया दिस इज बिल्डिंग 1, 2 and 3 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग आर 4.1 and 4.2 lakhs respectively. Then what will be the thumb rule situations in this section, right?
तो बच्चे वो जो मजदूर होगा वो क्या करेगा, या फिर कोई भी लीडर होगा या फिर कोई भी सुपरवाइजर होगा, देखेगा 4 लाख यहाँ लग रहा था, 1 लाख यहाँ लग रहा था, 2 लाख यहाँ लग रहा था, तो वो क्या करेगा, इन सारे का एवरेज निकालेगा और मान के चलेगा कि हमको उतना पैसा खर्चा करना है तो करना है। क्योंकि हो सकता है उससे थोड़ा मोड़ा इधर उधर पैसा हो जाए। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट द करेक्ट वैल्यू, एंड व्हाट एवर द करेक्ट वैल्यू इट विल बी डिपेंड अपॉन द डिटेल एस्टिमेट, राइट बच्चे। ये डिटेल एस्टिमेट पर डिपेंड करेगा कि उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है। तो बच्चे यहाँ से आपको समझ में आया थंब रूल की मीनिंग। तो थंब रूल में मैंने जो लिखवाया है, ये जो चीज़ का ये एक जो चीज़ लिखा हुआ है, मेरे द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ है ना बच्चे, मेरे द्वारा ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। देखो इसको, ये चीज़ दिख रहा है, देखो, दिस इज द रूल इज जनरेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 और मोर देन 3, है ना, मोर देन 3 बिल्डिंग, 3 और मोर देन 3 बिल्डिंग हैविंग क्या बच्चे, हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन एंड लोकेलिटी। कहने का मतलब मैं अभी बता रहा था बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3 के बारे में, उसके पास सेम लोकेलिटी था और सेम स्पेसिफिकेशन था। तो उसमें उस केस में बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 सेम लोकेलिटी था बच्चे। तो सेम लोकेलिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, थंब रूल लगाते हैं। जैसे मांग चलता हूँ, अगर मैं बिल्डिंग बिहार में बना रहा हूँ और बिल्डिंग कश्मीर में बन रहा है, तो बिहार और कश्मीर के आधार पर थंब रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज वट एवर द क्लाइमेटिक कंडीशन इज बिहार इज नॉट सेम from the comparison of the climatic condition from Jammu Kashmir, right? So it will depend on the climatic condition, transportation factor, as well as the tools and plants and various equipments which is used for the preparation, the construction of the project, right? तो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन होने वाला और कंस्ट्रक्शन में जो ये इक्विपमेंट यूज होता है उस पर सारी बातें डिपेंड करती है। हां, ये सब तो इक्विपमेंट की बात है बच्चे, लेकिन किस प्रकार की आप टेक्निक अपना रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा खर्च क्या आ रही है। क्योंकि अगर मान चलिए आप बिहार में कैटेगरी कर रहे हो तो देयर इज वेरी वेरी स्लाइट, है ना, स्लाइट एक्सपोजर कंडीशन, राइट। क्या बच्चे, स्लाइट एक्सपोजर कंडीशन होता है बिहार में। और अगर बात किया जाए वहाँ के, है ना, जम्मू एवं कश्मीर के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, स्लाइट एक्सपोजर कंडीशन नहीं है, वहाँ पर वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है। क्या है, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वहाँ ठंडी में होती है, यहाँ गर्मी होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ डिपेंड कर जाएगा। तो वहाँ का थंब रूल हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर 3 बिल्डिंग बन रही है तो उस केस में उस तीनों बिल्डिंग का, है ना, आप थंब रूल लगा सकते हैं। मतलब कि तीनों बिल्डिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बनने वाला चौथा सेम स्पेसिफिकेशन और सेम लोकेलिटी में बनने वाला बिल्डिंग का खर्च क्या आएगा, ये वहाँ चलेगा। मीन्स आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो आपका ये सब चीज़ होता है वो सब चीज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो वो सब चीज़ डिपेंड करेगा बाबू आपका लोकेलिटी के ऊपर, लोकेलिटी के अलावा, है ना, और किस पर डिपेंड करेगा, किस प्रकार के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेम स्पेसिफिकेशन है तो आप सेम मटेरियल यूज़ करेंगे, राइट बच्चे, और अगर अलग स्पेसिफिकेशन है तो आप अलग मटेरियल यूज़ करेंगे। चलिए, तो चलिए मान लीजिए मैंने एक उदाहरण अभी आपको समझाया, अच्छी तरीके से समझाया। अब आपको जंग जो होगा, है ना, थंब रूल का जंग आपको दूर हो गया होगा, ठीक है, मुझे विश्वास हो गया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये चीज़ क्या था, इस सभी मोटी मोटी अगर बातों को निकाला जाए इन सभी चीज़ों से तो एक ही बात निकलता है, द एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज थंब रूल, राइट। तो थंब रूल बच्चे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि थंब रूल मान लीजिए 2 बिल्डिंग में यूज होने वाला स्टील बार का भी निकाल सकते हैं कि भाई स्टील का थंब रूल क्या होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 5 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, अगर 100 कुंटल स्टील का यूज हुआ है तो मैं कहूँगा कि सेकेंड वन वाला, अगर दूसरा वाला भी 5 मंजिल का बिल्डिंग बनता है तो उसमें कुछ इसी प्रकार से स्टील की मात्रा जाएंगी। दिस इज द थंब रूल, राइट बच्चे। उसी प्रकार से सीमेंट के बारे में भी मैं कह सकता हूँ, उसी प्रकार से मैं ब्रिक के बारे में भी कह सकता हूँ कि अगर मान चलिए 5 मंजिल का ब्रिक बनाने में हमको 1 लाख, अगर 5 मंजिल का अगर बिल्डिंग बनाने में 1 लाख रुपये का अगर ब्रिक लग रहा है
तो मैं कह सकता हूँ कि अनदर 5 मंजिल का जो बिल्डिंग बनेगा उसमें भी 1 लाख रुपए लग सकते हैं। थोड़ा मोड़ा रेट का फ्लक्चुएशन होगा। ये बात थंब रूल इसीलिए तो कहते हैं हम लोग कि थंब रूल एस्टिमेटेड कॉस्ट को बताता है, ना कि एग्जैक्ट कॉस्ट को। अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट जाननी है तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा डिटेल्ड एस्टिमेट, है ना। तो इसीलिए बच्चे ज़रूरी है कि आप, है ना, चीज़ को समझो, कंसेप्ट को समझो, राइट। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि लेट अस कंसीडर 3 बिल्डिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 बिल्डिंग को ले रहा हूँ, ए बी सी को ले रहा हूँ, हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन एंड लोकेलिटी। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट स्पेंड इन ए, मैंने यहाँ पर सीमेंट को लेकर के थंब रूल लगाया है। मैंने मान लिया है कि सीमेंट ए में जो क्वांटिटी सीमेंट का स्पेंड हो रहा है वो 1500 बैग है, क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी को हम लोग बैग में मापते हैं। तो बी में जो हो रहा है वो 1600 बैग है और सी में जो हो रहा है 1400 बैग है। तो बताओ बच्चे टोटल कितना यूज हो गया, 1600, 1400 और 1500, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल यूज निकल जाएगा, टोटल बैग में निकल जाएगा। अब ये बताओ, इन सभी का जब एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, द सम ऑफ ऑल दी पार्टिसिपेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, राइट। तो जितने भी पार्टिसिपेंट 1500, 1600, 1400, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 गो था इसलिए 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज मिल जाएगा। और एवरेज कितना होगा बच्चे, 1500 बैग हो गया ना। मतलब कि ए बी सी बिल्डिंग में यूज होने वाला 1500 बैग उसका थंब रूल बन जाएगा। अब बताइए, एक चीज़ और है कि 1500 बैग तो यूज हो गया एवरेज के रूप में। अब ये बताइए, लेट अस द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग इज 100 फीट स्क्वायर। मैंने मान लिया कि जो बिल्डिंग एरिया कवर कर रहा था, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, वो 100 फीट स्क्वायर फीट का था। नहीं, 100 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा था। बिल्डिंग ए अलग, बिल्डिंग बी अलग, बिल्डिंग सी अलग। मैं अगर तीनों बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो तीनों बिल्डिंग का एरिया 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर होगा, राइट, 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं पर एरिया थंब रूल निकालना चाहूँगा, पर यूनिट मतलब कि 1 स्क्वायर फीट में यूज होने वाला अगर सीमेंट की वैल्यू निकालना चाहूँगा बच्चे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वो एवरेज यूज में अगर टोटल कवर्ड एरिया से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा क्या, है ना, स्क्वायर पर स्क्वायर फीट में कितना बैग यूज होगा। तो मैंने निकाला 1500 बैग यूज हो रहा था टोटल, उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो मिल गया 15 बैग पर स्क्वायर फीट बच्चे, ठीक है। तो ये 15 बैग पर स्क्वायर फीट जो होगा एज थंब रूल के रूप में काम करेगा, है ना। अब बताइए थंब रूल के निकालने का तरीका क्या हो गया, यहाँ से देखो, इस थ्योरम को देखो, दिस इज द थ्योरम, राइट, एंड दिस थ्योरी हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है बच्चे, है ना, ये थ्योरम है ना, ये बराबर वाला पार्ट को मत देखना। तो एवरेज एरिया यूज डिवाइड बाय कवर्ड एरिया, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। नाउ न्यू बिल्डिंग हैविंग एरिया 200 स्क्वायर फीट, देन सीमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के लिए अगर क्या, चलिए अभी निकाल लिया आपने 15 बैग पर स्क्वायर फीट निकल रहा है ना, और दूसरा बिल्डिंग बनाना है जिसका एरिया 200 स्क्वायर फीट का होगा। तो आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि हो भाई देखा ये 1 स्क्वायर फीट में एरिया का एरिया बनाने में, है ना, 15 बैग का यूज हो रहा है, इसीलिए आपको अगर 200 स्क्वायर फीट का एरिया बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो उस केस में आपको इतना सीमेंट यूज हो जाएगा। आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा। अगर बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन मैच करता है तो जाके थंब रूल बनेगा, नहीं बच्चे। बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन मैच करने का मतलब होता है कि बिल्डिंग में यूज होने वाली सारी की सारी मटेरियल्स सेम है, बिल्डिंग का डिजाइनिंग सेम है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन का मैच करना, राइट। जैसे बिल्डिंग में जो फुटिंग प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी सेम है, जो बिल्डिंग का पिलर प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी सेम है, जो सीमेंट यूज किया जा रहा है वो भी सेम है, जो स्टील बार यूज किया जा रहा है वो भी सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग, राइट, एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी इक्वल, देन you can generate a thumb rule, राइट बच्चे। और थंब रूल का डेफिनेशन यहाँ से निकलता है, थंब रूल इक्वल्स एवरेज एज डिवाइडेड बाय कवर्ड एरिया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं थंब रूल। तो थंब रूल का ये कोई है ना वेरीफाइड डेफिनेशन ये नहीं है कि आप थंब रूल कहने का मतलब कोई पूछेगा थंब रूल तो कहिएगा एवरेज एज डिवाइडेड बाय पर ये कवर एरिया, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप किस चीज़ में निकाल रहे हैं, है ना। ये भी एक थंब रूल है कि नहीं है, ये भी थंब रूल है बिल्डिंग के हिसाब से, यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाल दिया। तो इस प्रकार से बच्चे आपको कंसेप्ट समझ में आनी जरूरी है कि थंब रूल आखिरकार है क्या। ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, आप डिपेंड करता है कि आप किसके रूप में कंसीडर करना चाहते हैं।
देखो बच्चे, थंब रूल फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क के लिए, जैसे मान चलिए मैंने आपको समझाया आपको थंब रूल क्या चीज़ होता है, मैंने उदाहरण भी दिया 3 बिल्डिंग का, ABC बिल्डिंग का। अब आप यहाँ से समझिए, है ना, कि थंब रूल डिफरेंट आइटम वर्क के लिए क्या होगा, है ना। देखिए पहली बात है, थंब रूल जो होगा किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, तो 4 चीज़ें मेनली है जिसके लिए बनाया जाएगा थंब रूल, जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ पेंटिंग, है ना, पेंटिंग कोफिशिएंट के लिए, सीमेंट रिक्वायरमेंट, और शटरिंग, स्टील, फ्लरिंग और एटसेट्रा, ये सब चीज़ के लिए बनाया जाएगा क्या, थंब रूल बच्चे। देखिए सेकेंड पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी में समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, लेबर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार से हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए 2 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है तो आपको 50 लेबर लग सकता है, तो ये थंब रूल होगा उसका लेबर का। अब ये बात ये है बच्चे, है ना, कोफिशिएंट ऑफ पेंटिंग क्या है। देखो कोफिशिएंट ऑफ पेंटिंग कहने का मतलब होता है, यानी कि इससे ये समझिए आप लोग कि पेंटिंग जो हो रही है, पेंटिंग से संबंधित, अगर मान चलिए आपको कोई बिल्डिंग पेंट करना है जो कि किसी सेम बिल्डिंग से मैच करता है, तो उस केस में आप थंब रूल निकाल सकते हैं कि भाई इतना इतना अगर एरिया है तो इसके अनुसार से आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा और इतना पेंट खरीद के लाना पड़ेगा। नहीं तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ पेंटिंग, राइट। मतलब कि पेंटिंग के लिए आप एक आइडिया लेना, है ना, थंब रूल के रूप में। सीमेंट रिक्वायरमेंट बच्चे, सीमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा पहले, जैसे कि अभी मैं उदाहरण बता रहा था वो सीमेंट रिक्वायरमेंट था। शटरिंग, स्टील, फ्लरिंग, शटरिंग में जो लकड़ी यूज होगा उसके लिए भी हम लोग ये थंब रूल बना सकते हैं। स्टील में जो बिल्डिंग में स्टील जो यूज होगा उसके लिए भी थंब रूल बना सकते हैं। दिस इज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट। और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। जैसे पहला चीज़ है इसमें ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क अगर थंब रूल देखा जाए तो ब्रिक वर्क मतलब कि जो ईंट की काम करने के लिए एक मेसन कहने का मतलब था मजदूर, ठीक है, एक मेसन और एक लेबर, है ना, मिल करके, है ना, 8 घंटे अगर काम करेगा तो इसका थंब रूल है कि वो 1.25 मीटर क्यूब काम करके दे देगा। मतलब कि एक लेबर और एक मेसन, नहीं, एक मेसन और एक जो जुराई करने वाला होता है वो, एक लेबर, दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दे तो 1.25 मीटर क्यूब यानी कि 1.25 मीटर क्यूब काम करके देगा। ये मीटर क्यूब क्या है, तो बच्चे मैं बताया था जब मैं, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता रहा था, मोड ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें मैंने बताया था कि इसको कैसे हम लोग यूनिट में मापते हैं, राइट। तो इसीलिए, है ना, ये ब्रिक वर्क को हम लोग मीटर क्यूब में मापते हैं, तो 1.25 मीटर क्यूब काम कर सकता है कौन, एक मेसन और एक लेबर। मेसन कहने का मतलब होता है मजदूर। और अगर आप ब्रिक मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो ब्रिक जो जोड़ता है ना बाबू, उसको बोलते हैं मेसन बोलते हैं उसको, मेसन, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट है वॉल प्लास्टरिंग के बारे में। तो वॉल प्लास्टरिंग में 1 मेसन और 1 अगर लेबर मिल जाए तो वो कुल मिला करके 10 मीटर स्क्वायर चीज़ को प्लास्टर कर सकता है ना। ये सब चीज़ें दिया जा रहा है बच्चे, वो 8 घंटे के समय में दिया जा रहा है। कितने घंटे के समय में दिया जा रहा है, 8 घंटे के समय में दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्विस आवर कितनी घंटे की होती है, 8 घंटे की ना। कितने घंटे की होती है सर्विस आवर, 8 घंटे की होती है। 8 घंटे से ज़्यादा लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप खड़ा होइएगा तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ मारनी शुरू कर देंगी, है ना। खड़े रहोगे, पट्टे पड़ जाओगे जब दिक्कत होगा तो क्या होता है, इसीलिए पढ़ाई करो बढ़िया से। जेई तो बनना ही मत, है ना, आगे कुछ बनो, ठीक है। जेई बनोगे तो भर दिन साइड पर खड़ा रहना पड़ेगा, दिमाग का ऐसे ही दही बना रहता है। तो बच्चे, हाँ, जेई बनना तो सरकारी जेई बनना है ना, प्राइवेट जेई बने हो तो यही सब दिक्कत है। प्राइवेट जेई बनोगे तो तुमको काम करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, और सरकारी जेई बनोगे तो कोई काम करवाना नहीं पड़ेगा, कोई काम करना नहीं पड़ेगा। जाओ 2-4 बार मतलब देखो, साइड को विजिट करो, है ना। विजिट करने के बाद देखो कहाँ फॉल्ट है। सरकारी जेई में थोड़ा सा ये सुविधा है, प्राइवेट जेई में सुविधा नहीं है बच्चे, है ना। और वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। या अभी जो हो गए है ना डील लेवल में, ऐसे हो गए, ऐसे देखो ऐसे हो गए अभी तुम लोग। वहाँ जाओगे ना तो इसे फट जाता है सीधे, समझते हो मतलब क्या है। मतलब ये है कि काम करने जब जाओगे साइट पर तो तुम्हारा सारा का सारा सीख ही गुजर जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि मन से पढ़ाई करो और कुछ लाइफ में अच्छा करो, राइट। क्योंकि अब जिस जॉब में जा रहे हो, अगर जेई की बात कर रहे हैं तो जेई इज द लोवेस्ट पोर्शन इन द इंजीनियरिंग सेक्शन। हाउएवर अगर आपका जेई जैसे जेई का है या फिर और चीज़ों का है तो बेहतर है, ठीक है। तो जेई के बारे में बात ये होती है।
इसके अलावा आप खुद समझदार हो, है ना, लास्ट ईयर में हो तो समझदार होंगे ही। अब बात है सेलिंग प्लास्टरिंग के लिए, मतलब कि जो मेरा छत का जो रूफ होता है, रूफ जिस तरह से मैं जिस बिल्डिंग में अभी खड़ा हूँ ऐसे दिखूंगा तो मुझे कुछ दिख रहा है, जो सेलिंग दिख रहा है उसका, तो उसका जो प्लास्टरिंग होता है उसके लिए सिस्टम है कि वो 8 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कर सकता है ना। सेलिंग प्लास्टरिंग कितना कर सकता है? 8 मीटर स्क्वायर, है ना। उस प्रकार से वॉल प्लास्टरिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, 10 मीटर स्क्वायर कर रहा था, है ना। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वॉल में ये इतना करेगा। इसी प्रकार से कारपेंटर इतना करेगा, है ना। बार बेंडर, मतलब बार बेंडर कहने का मतलब होता है बीबी, क्या बीबी। तो बार बेंडर करेगा क्या, जो मेरा बार जो होता है रॉड, उस रॉड को क्या करेगा? बेंड करने वाला आदमी। तो रॉड को बेंड करने वाला आदमी क्या करता है? देखो, एक स्किल और एक अनस्किल मिल के क्या करेगा? 200 किलोग्राम यानी कि 2 कुंटल बार को बेंड कर सकता है। बार को बेंड करने का एक नियम बनाया गया है, ठीक है। तो चूँकि आपको जब जाओगे साइड पे तो क्या होता है कि वहाँ पर, है ना, स्टीरअप्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टीरअप्स। स्टीरअप्स बोलते हैं चूड़ी को, देहात में उसको चूड़ी बोलते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं? चूड़ी, लेकिन इसका इंग्लिश नाम है स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स के बारे में बात किया जाता है। और टाइल वर्क, है ना, 1 मेजर 1 लेवल मिल गया, 10 मीटर स्क्वायर का टाइल वर्क कर सकता है। टाइल वर्क जो कि टाइलिंग करते हैं हम लोग, टाइल लगाते हैं, टाइल बिछाते हैं। कंक्रीट वर्क के लिए क्या होता है बच्चे? कंक्रीट 0.038 मीटर क्यूब पर स्क्वायर फीट फॉर प्लान एरिया ±5%। तो इसमें ये जो वैल्यू है, इसमें ±5% का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इसके अनुसार से कंक्रीट वर्क के बारे में बताया गया। स्टील वर्क में ये हो जाता है 4.5 to 5 kg पर स्क्वायर फीट, मतलब कि 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम पर स्क्वायर फीट स्टील का यूज होता है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात किया जाए तो वो 1 से 2 kg पर स्क्वायर फीट होगा। ग्राउंड फ्लोर के छोड़कर ये वैल्यू है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर को अगर छोड़ दिया जाए तो स्टील का जो यूज होने वाला वैल्यू होता है ये होता है ना। और ग्राउंड फ्लोर को अगर कंसीडर कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात कीजिएगा तो ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। शटरिंग 2.40 से लेकर के 2.50 नहीं टाइम्स दी प्लान एरिया ऑफ स्लैब। स्लैब का जो प्लान एरिया होगा, है ना, उसका ये वैल्यू जो होगा वो शटरिंग यूज होगा। दीज आर ऑल अबाउट दी थंब रूल, राइट। क्या? थंब रूल। ऐसे ब्रिक वर्क के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा डिटेल में किया गया है इसमें। 0.015 मीटर क्यूब पर स्क्वायर फीट फॉर प्लान एरिया, है ना। प्लान एरिया का, है ना, तो प्लान एरिया में अगर आपको करना है ब्रिक वर्क, उस केस में क्या होता है 0.015 पर स्क्वायर फीट में कितना लगता है? 0.015 मीटर क्यूब लगेगा ब्रिक। तो इस प्रकार से ब्रिक की सिस्टम है, ये अप्रॉक्सीमेटली सिस्टम देखो निकाला गया है। क्या निकाला गया है? अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मीटर क्यूब ऑफ मोटार एंड 500 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक। देखो बच्चे, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? 0.25 मीटर क्यूब मोटार लगता है, मतलब कि क्वार्टर पार्ट ऑफ मोटार लगता है ना। 0.25 मीटर क्यूब ऑफ मोटार, और अगर उसमें 500 ब्रिक अगर मिला दीजिएगा तो 1 मीटर क्यूब वर्क का निर्माण होगा। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिक वर्क बनाने के लिए, यानी ब्रिक मशीनरी तैयार करने के लिए, दीवार घेरने के लिए क्या होता है बच्चे? दीवार घेरने के लिए तो आपके पास, है ना, ब्रिक चाहिए। ब्रिक के अलावा मसाला चाहिए, मसाला को बोलते हैं मोटार। तो ब्रिक और मोटार दोनों मिलके बनता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप 0.25 मीटर क्यूब मोटार यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा 500 ब्रिक अगर आप यूज़ कीजिएगा तो जाके आपको 1 मीटर क्यूब काम होकर तैयार होगा, राइट। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो 0.5A, है ना, और ए की जो वैल्यू होती है वो, है ना, उसका नाम होता है टोटल बिल्टअप एरिया, है ना। तो बिल्डअप एरिया कैसे निकलता है? प्लिंथ एरिया में नंबर ऑफ फ्लोर से भाग कर दिया जाएगा तो बिल्डअप एरिया निकलेगा आपका। तो ये सब चीज़ हो जाता है। कंक्रीट के बारे में बात किया गया। तो स्टील के बारे में बात किया जाएगा तो 5 से लेकर 7.75 किलोग्राम पर स्क्वायर फीट निकलता है ये बिल्डअप एरिया का। इस प्रकार से फॉर्म वर्क देखो, शटरिंग 6 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, है ना। कंक्रीटिंग का जो 6 टाइम्स जो होगा वो फॉर्म वर्क निकालने यूज होगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ आपको, है ना, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट यू हैव टू फॉलो इट, राइट, है ना। देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजम्पशन एंड एनी ब्ला 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 थिंग्स, राइट। ओके, सो इस प्रकार की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें कोई ज़्यादा। इसमें नेल्स का मतलब होता है ना कांटी। क्या? कांटी। तो नेल्स का देख लो, कांटी के बारे में क्या कहता है? 0.22 से लेकर, है ना, 0.22 टाइम्स टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। शटरिंग का जो एरिया है, मान के लिए आपको 500 स्क्वायर फीट में शटरिंग करना है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा?
शटरिंग का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कीजिए दो से, तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा नेल्स की अमाउंट ना, उतना में निकल जाएगा नेल्स, और उसको आप लोग ले लीजिए, खरीद लीजिए दुकान से। शटरिंग वायल के लिए बात किया जाए तो शटरिंग वायल क्या देगा बाबू, एक प्रकार का ग्रीसिंग वायल होता है, मतलब कि लुब्रिकेंट वायल होता है, जो कि ज़रूरत पड़ता है शटरिंग करते समय, मतलब कि जो भराई करते हैं जब कंक्रीट की, तब उस समय ज़रूरत पड़ेगा। वो क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ शटरिंग है जो 0.65 mm टाइम्स जो यूज होगा वो। अब देखो बाबू क्या है, सिविल है नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्ग RS 900 स्क्वायर फीट, क्या लिखा हुआ है ना, सिविल यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्ग RS 900 पर स्क्वायर फीट। की बात होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जितना भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन होता है, उसमें ट्रू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग वर्क में अगर नॉर्मल वर्क है तो कितना रुपया यूज होगा, उसका थंब रूल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 900 पर स्क्वायर फीट, यानी प्योर पर फीट स्क्वायर लिखो, पर स्क्वायर फीट लिखो, कोई बात नहीं पड़ता है। अब आते हैं फिनिशिंग वर्क के लिए जो बात किया गया है तो 550 पर स्क्वायर फीट, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आई रिपीट अगेन दैट यू ऑल हैव टू फॉलो दिस वन, राइट। अगर आप सबको ये सब चीज़ याद करना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग थंब रूल। आगे देखो पेंटिंग है, फ्लोरिंग है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो थंब रूल बनाया गया है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी अगर एक बार याद कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में जाकर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लीजिए, पेंटिंग के बारे में क्या कहता है, RS 14 से लेकर 18 रुपया पर स्क्वायर फीट, 2 लेयर ऑफ पुट्टी प्लस 2 लेयर ऑफ कोट, पुट्टी और कोट दोनों चीज़ का लेयर हम चढ़ाते हैं, दो लेयर का, तब जाके हमको 18 रुपया से 14 रुपया से लेकर 18 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्च निकलता है पेंटिंग का, है ना। फ्लोरिंग के बारे में बात किया जाए तो मार्बल इज RS, है ना, RS 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, मार्बल जो होगा आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, और ग्रेनाइट जो होगा बाथरूम टाइल्स, है ना, लगभग 15 से 20, है ना, ये 15 से 20 रुपया अलग पड़ता है पर स्क्वायर फीट पे, है ना, यहाँ पर लिखना चाहिए। ग्रेनाइट जो होगा क्या बच्चे, ग्रेनाइट जो होगा 15 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के लिए, है ना, यूज होता है ये, तो ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए क्या होता है, एज ए रफ गाइड, अरे इतना रुपया, है ना, 500 से लेकर 1000 रुपया यूज होता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए पर स्क्वायर फीट पर फॉर मटेरियल एंड इतना रुपया तो मटेरियल का यूज होगा, और इतना रुपया जो होगा बच्चे, है ना, लेबर के ऊपर खर्च होगा, माने 12 से लेकर 28 रुपया पर स्क्वायर फीट लेबर के रूप में खर्च होगा। तो ये सब चीज़, है ना, थंब रूल है, ये सब चीज़, है ना, याद रखने वाली है। बात को पढ़िए एक बार, एग्जामिनेशन में जाइएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए कुछ आप जानते हैं कि कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है जिसका समथिंग मिक्सिंग प्रोपोर्शन भी होता है, तो उस मिक्सिंग प्रोपोर्शन के आधार पर जो M10, 20, 25, 30 जो है, उस केस में, है ना, जो नंबर ऑफ सिस्टम ये यूज किए जा रहे होते हैं 210 kg, 320 kg, है ना। देखो ये सब चीज़ में पैटर्न है, पैटर्न को ध्यान से देखो 21, देखिए M20 है, 21 हो गया। अब यहाँ से देखो M20 को देखो तो 320 kg है ना, M25 तो 340 kg है ना, उसका तो 20 बढ़ा यहाँ पर, फिर 40 बढ़ गया। तो इस प्रकार से तो इस सब चीज़ को अपने दिमाग के अनुसार रिलेट करके पढ़ो। तो ये सब चीज़ क्या बाबू, है ना, सीमेंट रिक्वायरमेंट का थंब रूल है, एज पर थंब रूल ना। चलो तो बच्चे अब आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे, है ना। ये यूनिट नंबर कौन सा यूनिट चल रहा है बाबू, 4th यूनिट चल रहा है ना। तो यूनिट नंबर 4 यानी कि प्रोसीड्योर फॉर डिटेल एस्टिमेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, धन्यवाद।